भारत और नेपाल के पीएम आज करेंगे रुपये जिहा लैंड पोर्ट का शुभारंभ। सोनौली बॉर्डर पोर्ट का भूमि पूजन। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की जंग जारी। आज तमिलनाडु सीएम से करेंगे मुलाकात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर आज होगी सुनवाई। मानहानि मामले में होगी सीएम पर सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। साक्षी मर्डर केस में आरोपी की रिमांड बढ़ाई गई। साक्षी की हत्या आरोपी साहिल की 2 दिन बढ़ी रिमांड। साक्षी को चाकुओं से गोद कर उतारा था मौत के घाट। पहलवानों के समर्थन में आज राकेश टिकैत अलीगढ़ में करेंगे किसान महापंचायत। खाप महापंचायत आज देश भर में करेगा प्रदर्शन। आज से सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 83.50 की हुई कटौती। होटल और बिजनेस करने वालों को होगा फायदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां राजस्थान के सीएम पर आज सुनवाई होगी। मानहानि मामले में होगी सीएम के मामले पर सुनवाई। अशोक गहलोत पर आज सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले पर होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज इस पूरे मामले पर सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत के मामले पर सुनवाई होगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले को लेकर होगी सुनवाई। और अहम जानकारी, मानहानि के मामले में होगी सीएम पर सुनवाई। तो मानहानि के मामले में होगी सीएम पर सुनवाई और अशोक गहलोत पर आज पूरे मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और दिल्ली से खबर, राजस्थान के सीएम पर आज सुनवाई होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मानहानि के मामले में सीएम पर सुनवाई होगी। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मामले पर सुनवाई कितने बजे हो सकती है? क्या जानकारी है पूरे मामले से से जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी बहुत देर में ही जो है राज एवेन्यू कोर्ट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी सुनवाई होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये सुनवाई जो है केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और राज्य एवेन्यू कोर्ट से ये अपील की थी कि अशोक गहलोत सीएम जो है राजस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि पहले इस मामले की जांच करें, एक रिपोर्ट पेश करें। उस रिपोर्ट के बाद आज दिल्ली पुलिस जो है वो सौंपने जा रही है कोर्ट में। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि कोर्ट ये तय करेगा कि राजस्थान के सीएम को समन देकर कोर्ट में बुलाना है या अभी और उनको समय देना है। जी बिल्कुल, यानी आज की सुनवाई के बाद तय होगा कि आखिर अशोक गहलोत कब सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या लगता है प्रवेश, पूरे मामले में क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इस तरह की कोई बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी आपने हाल में ही देखा था राहुल गांधी के ऊपर भी आपराधिक मानहानि दावा का जो मामला दर्ज था। उसके बाद उनको 2 साल की कोर्ट ने सजा दी, गुजरात कोर्ट ने, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी चली गई। मैं आपको बता दूं, सेम उसी रास्ते पर चलता हुआ ये मुकदमा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में संभाल रहे हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है और उन्होंने इसमें बयान दर्ज कराया है कि राजस्थान के सीएम ने, जो राजस्थान में एक संजीवनी घोटाला हुआ था, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम खींचा था और उसमें साफ साफ आरोप लगाया था कि उन्होंने यहाँ से जो पैसा लिया है वो विदेशों में जमा कर दिया है और विदेशों में पूंजी इकट्ठी कर ली है। जिसके बाद शेखावत ने उनके खिलाफ ये आपराधिक मानहानि जो याचिका है वो राज्य एवेन्यू कोर्ट में दायर की थी। और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश देकर आज रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के बाद आज तय हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर तय होता है कि ये मामले में जो आपराधिक मानहानि है, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। वही मैं बता दूं, इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी के लिए। तो मानहानि के मामले में आज सीएम के मामले पर सुनवाई और अशोक गहलोत पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अशोक गहलोत की मानहानि के मामले पर आज सुनवाई होगी और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई। और इस सुनवाई के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर कब अशोक गहलोत को बुलाया जा सकता है। दिल्ली से खबर, राजस्थान के सीएम के मामले पर सुनवाई आज होगी। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज सुनवाई की बात सामने आई है। लखनऊ से है अगली खबर, निकायों के नवनिर्वाचित मेयरों की कार्यशाला आज, अध्यक्षों की भी आज होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह के बजाय अब शाम 4 बजे होगी कार्यशाला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का होगा आयोजन। सीएम के कार्यक्रम में किया गया बदलाव, 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम करेंगे शिरकत। सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे होगी कार्यशाला और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शामिल होंगे और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे और अहम जानकारी, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी इसमें शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन, और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अध्यक्षों की भी आज कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह के बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी। और फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर के भी शामिल होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन होगा। तो फिलहाल ये आम खबर, और 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम शिरकत करेंगे। तो 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम करेंगे शिरकत और सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, निकायों के नवनिर्वाचित मेयरों की आज कार्यशाला होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं और अध्यक्षों की भी आज कार्यशाला होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी रहेंगे मौजूद। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला की बात सामने आई है। एक दिवसीय कार्यशाला में सीएम शिरकत करेंगे। तो 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम करेंगे शिरकत। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कार्यशाला में सीएम भी शिरकत करेंगे, ऐसी अहम जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये अहम खबर, जहां पर अध्यक्षों की भी आज कार्यशाला होगी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यशाला होने की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और यह अहम खबर आपको बता दें, सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी। तो सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे होगी कार्यशाला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे।
और नगर विकास से राज्य मंत्री राकेश राठौर भी शामिल होंगे। तो फिलहाल इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है और सीएम के कार्यक्रम में बदलाव किया गया। तो सीएम के कार्यक्रम में बदलाव, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता दें, सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे होगी कार्यशाला। तो सुबह की बजाय अब शाम 4 बजे कार्यशाला होगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग, संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप महापंचायत। खाप महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी। महापंचायत में राजस्थान, यूपी के प्रतिनिधि होंगे शामिल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर आज खाप महापंचायत में इन सभी के शामिल होने की बात सामने आई है। और खाप महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी। महापंचायत में राजस्थान, यूपी के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी। और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन होगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा का आज प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। तो पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप महापंचायत। तो आज मुजफ्फरनगर में होगी खाप महापंचायत। अहम खबर आपको हम बता दें, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो फिलहाल ये आम जानकारी, जहां मुजफ्फरनगर से खबर, देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। खाप महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी, पहलवानों के समर्थन में ये लगातार जारी है। तो यह आम खबर, महापंचायत में राजस्थान, यूपी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये आम जानकारी मुजफ्फरनगर से, जहां पर देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पहलवानों के समर्थन में आया संयुक्त किसान मोर्चा। और मुजफ्फरनगर में आज होगी खाप महापंचायत। और प्रवीण गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, खाप महापंचायत हो रही है, पहलवानों के समर्थन में लगातार पहलवानों के समर्थन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज की महापंचायत से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? प्रवीण, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी प्रवीण, जी बोलिए प्रवीण, बोलिए। मैं बता दूं आपको जो खाप पंचायत आज होती है वो हरियाणा के सौरभ गांव में होती है। और वहां पर हरियाणा से करीब 50 से ज्यादा खाप पंचायतों के सरपंच वहां पे पहुंचेंगे। और उसी के साथ साथ ये पंचायत होगी वहां पे कि आगे की रणनीति पहलवानों के लिए किस तरीके की बनानी है।
क्योंकि जब परसों क्या कहते हैं सारे पहलवान अपने मेडल गंगा जी में विसर्जित करने के लिए गए थे, तो उस टाइम राकेश टिकैत का एक बयान आया था। उस टाइम एक राकेश टिकैत का बयान आया था कि आप कभी अपने जो मेडल है तो गंगा जी में विसर्जित ना करें और उनको संभाल के रखें। हमें इसके लिए 5 दिनों का समय दिया जाए और उसके साथ साथ ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है। आज महापंचायत का ऐलान किया गया है और हरियाणा के 14 गांवों के अंदर ये पंचायत होगी, जहां कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा पंचायतों के सरपंच वहां पहुंचेंगे और 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतें वहां मौजूद रहेंगी। जी बिल्कुल, यानी आज सभी लोगों के पहुंचने की बात बताई जा रही है। लेकिन प्रवीण, बात ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, लगातार जो समर्थक हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। अलग अलग जगहों से आज इस महापंचायत में लोगों को बुलाया गया है। इससे पहले भी जब दिल्ली ये पहुंच रहे थे तब इनको रोका गया था। क्या लगता है, क्या आज भी कहीं इन्हें रोके जाने की कोई बात सामने आ रही है? जी नहीं, देखिए इनका जो रोकने का जो मकसद था वो सिर्फ दिल्ली में आने से रोकने का मतलब था इनका, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने जिस चीज का घेराव करने की कोशिश की थी वो चीज हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हुई है और वो ऐतिहासिक चीज हुई है जो संसद भवन दिल्ली के अंदर बना है। लेकिन इन्होंने उसी में अड़ंगा डालने की कोशिश की थी, इसलिए इन लोगों को दिल्ली में आने से रोका गया था। लेकिन आज की जो ग्राम पंचायत है वो हरियाणा के अंदर हुई है, तो वहां रोक टोक की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी पहलवान जो उनको समर्थन करते हैं वो वहां पहुंचेंगे, सरपंच पहुंचेंगे और ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं वो वहां पहुंचेंगे। तो आज कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है। अगर ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जैसा कि इन्होंने इनका बयान आया था कि हम इंडिया गेट पर जाकर धरना देंगे, तो उस स्थिति के अंदर ये देखा जाएगा कि पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे आ जाएगी। सीआरपीएफ और आरपीएफ भी पूरे अलर्ट मोड पे होंगे और दिल्ली में इनको किसी भी तरीके से घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आया है, ये आम खबर आपको हम बता दें। और मुजफ्फरनगर में आज खाप महापंचायत होगी। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर साक्षी मर्डर केस को लेकर राजधानी से खबर है। साक्षी मर्डर केस में आरोपी की रिमांड बढ़ाई गई। साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिन की रिमांड बढ़ी है। साक्षी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी साहिल की रिमांड को बढ़ाया गया है और साक्षी की हत्यारोपी साहिल की 2 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 दिन की रिमांड को और बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। और साक्षी मर्डर केस को लेकर ये अहम खबर आपको बता दें, आरोपी साहिल की रिमांड 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। अहम खबर, साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ाई गई। साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिन बढ़ी है रिमांड। और साक्षी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा। तो साक्षी को चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां पर आपको बता दें कि साहिल की 2 दिन की रिमांड बढ़ी है और साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिन की रिमांड बढ़ी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साक्षी मर्डर केस में आरोपी की रिमांड बढ़ाई गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर साक्षी मर्डर केस में बढ़ाई गई रिमांड। साहिल की 2 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। दिल्ली से खबर, साक्षी मर्डर केस को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिनों की रिमांड बढ़ गई है। साक्षी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा था और ये तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसे देखकर पूरा देश दहल उठा था। दिल्ली से खबर, साक्षी मर्डर केस में हत्यारोपी साहिल की 2 दिनों की रिमांड बढ़ी है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिन बढ़ी रिमांड।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता मानव कश्यप जुड़ चुके हैं। मानव, साक्षी मर्डर केस में आरोपी की 2 दिनों की रिमांड फिलहाल बढ़ाई गई है, क्या और जानकारी है आपके पास? मानव, अनम्यूट करें और उसके बाद अपनी बात पूरी करें। तो याम खबर, मानव की फिलहाल आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। याम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर है साक्षी मर्डर केस में रिमांड बढ़ाई गई है। साक्षी के हत्यारोपी साहिल की 2 दिन की रिमांड बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। तो याम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 दिन की रिमांड बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। मानव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मानव, 2 दिन की रिमांड बढ़ाए जाने की बात सामने आई है, क्या लगता है पूछताछ में कुछ चीजें सामने आ सकती है? आखिर क्या वजह थी जो इस दरिंदे ने इतनी बेरहमी से साक्षी की हत्या की? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसने एक बार फिर से दिल्ली की छवि को धूमिल कर दिया है। पहले श्रद्धा मर्डर केस, फिर अंजलि और अब साक्षी मर्डर केस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले हमेशा बुलंद है। आपको बता दें कि पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी साहिल के लिए, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से आज सुबह पेशी के अंदर 2 दिन की रिमांड उसको फिर दी गई है। अगर आपको कारण बताना, अगर हम चाहे तो दिल्ली पुलिस ने तमाम उससे सवाल करे, जिसके अंदर वो जो सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है। सवाल की बात करें, जिस तरीके से उसको जिससे उसने वारदात करी, जो चाकू उसके अंदर शामिल था, वो चाकू उसने कहाँ फेंका? अगर उसकी माने तो उसने वो ये कह रहा है कि जो उसने चाकू जो वहां पर इस्तेमाल करा था, वो चाकू से जेठाला मेट्रो के पास फेंका, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित होता नजर आया। दूसरा सवाल ये कि वो बुलंदशहर अपनी बुआ के घर क्यों भागा? तीसरा सवाल ये कि वो कह रहा था कि मैं साक्षी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती नजर आ गई। जी बिल्कुल, लेकिन अब जब रिमांड मिली है तो क्या लगता है कि अहम चीजें और ज्यादा सामने आने वाली हैं? कुछ अहम पूछताछ में निकलकर सामने आएगा? कि मैं आपको बता दूं कि पहले भी दिल्ली पुलिस को साहिल ने गुमराह करने की कोशिश करी, अपनी उंगलियों को नचाने की कोशिश करी। पहले भी कई सवालों के जवाब वो सही से नहीं दे पा रहा था। तो मेरे को अगर आप बात करें 2 दिन की रिमांड और की, तो उससे जो सवाल रह रहे हैं 100 से ज्यादा तमाम सवाल उनसे जो कर चुके थे, लेकिन अब जो सवाल रह रहे हैं उससे उसकी क्या नाम है उससे जानना चाहेंगे। और दिल्ली पुलिस के आगे जो अधिकारी हैं वो इस पे क्या एक्शन लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, यानी इंतजार है कि आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मानव, अधिक जानकारी के लिए। तो साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की 2 दिनों के रिमांड को फिलहाल बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर साक्षी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा था इस बेरहम साहिल ने, और जिसके बाद अब ऐसे गिरफ्तार किया गया था। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है दिल्ली से। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है। तो सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जारी किया वारंट, और मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सिसोदिया की याचिका खारिज। सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं, हाईकोर्ट की ओर से यह अहम बात सामने आई है। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है। तो सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने वारंट जारी कर दिया है। तो विशेष न्यायाधीश एम.के. की ओर से वारंट जारी किए जाने की बात सामने आई है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया याचिका खारिज। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवीण, सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर है, हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है और वारंट भी जारी किए जाने की बात सामने आ गई है। प्रवीण।
मैं आपको बता दूं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट में अभी थोड़ी देर के अंदर 10:30 से लेके 2 बजे के बीच में मनीष सिसोदिया जी को पेश किया जाएगा। और उसी के साथ में कोर्ट ने जो आदेश दिए, ईडी की चार्जशीट जो मंगलवार 30 तारीख को दाखिल होनी थी, लेकिन वो अभी तक ये लगा लीजिए कि चार्जशीट संज्ञान में ही है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं बता दूं आपको, जो न्यायाधीश है उन्होंने जो M.K. नागपाल है, उन्होंने एक वारंट भी जारी किया उनके लिए कि किसी न किसी तरीके से जो भी तरीका देखा जाए उसमें वारंट जारी किया गया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि इनको जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए वो बेहद गंभीर आरोप है और उन्हें जमानत देने का कोई प्रावधान मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो ये कह के उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके पहले भी कई बार उन्होंने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देकर भी जमानत की अर्जी लगाई थी, जिन्हें खारिज किया गया था। यानी अभी राहत की कोई खबर नहीं नजर आ रही है। जी नहीं, अभी राहत की कोई खबर नजर नहीं आ रही है। और जो भी अब मनीष सिसोदिया का कहना यह है कि जिस अदालत में मैंने रॉयल्स एवेन्यू में जहां भी जितनी बार भी जमानत की अर्जी लगाई है वो हर बार खारिज हुई है, लेकिन अब मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करूंगा। शायद हो सकता है मुझे वहां से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। जी बिल्कुल, यानी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन प्रवीण, क्या लगता है फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर टिप्पणी कर दी कि जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो क्या राहत मिल सकती है मनीष सिसोदिया को? क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो जेल में हैं, लगातार जमानत के लिए भी अर्जी डालते हैं लेकिन खारिज हो जाती है। जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से ईडी ने और सीबीआई ने इनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए थे और इनको संज्ञान में लिया था, जिस तरीके से इनको चार्जशीट दाखिल की गई थी और जब इनको ये कहा गया था कि आज जमानत लगनी है, तो उसी समय पर कोई ना कोई, या तो ईडी या सीबीआई कोई ना कोई ऐसे पुख्ता सबूत पेश करती थी जिससे कि इनकी जमानत खारिज हो जाती थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि इनकी जमानत खारिज कर दी गई है और इन्हें अब हाईकोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी वाली बात यह है कि अगर ये हाईकोर्ट की तरफ भी रुख करते हैं तो इनको लगता है कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप हाईकोर्ट ने बताए हैं कि गंभीर आरोप है, तो जमानत देना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अपनी गुहार लगाएंगे तो वहां भी इनकी गुहार नहीं सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका अधिक जानकारी के लिए। तो निचली अदालत के आदेश को लेकर भी ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया गया है। और ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए जाने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश M.K. नागपाल ने जारी किया है वारंट। अहम खबर आपको हम बता दें। और मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सिसोदिया की याचिका को खारिज। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज तमिलनाडु के सीएम से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से मिलेंगे। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं केजरीवाल। और सीएम केजरीवाल 2 जून को बताया जा रहा है मुलाकात करेंगे। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे, तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से भी मिल रहे हैं केजरीवाल। आज तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और सीएम केजरीवाल 2 जून को बताया जा रहा है समर्थन मांगेंगे। और केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। आम जानकारी, अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से मिलेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। और अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं केजरीवाल। तो अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली से खबर है, आज तमिलनाडु के सीएम से सीएम केजरीवाल की मुलाकात होगी। और सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से मिलेंगे। फिलहाल ये अहम खबर, केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। और अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से मिल रहे केजरीवाल। दिल्ली से खबर, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से सीएम केजरीवाल की मुलाकात होगी। सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से मिलेंगे।
और केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। तो सीएम केजरीवाल 2 जून को झारखंड के सीएम से मिलेंगे। यह अहम खबर आपको हम बताते हैं। और केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं से केजरीवाल मिल रहे हैं। दिल्ली से खबर है, आज तमिलनाडु के सीएम से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बंद फैक्ट्री में किशोरी से रेप, हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह आम जानकारी। और ग्राम प्रधान के भतीजे ने बंद फैक्ट्री में किया रेप, विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को पीटा है। मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी राजन राजभर को गिरफ्तार कर लिया। और खोराबार के कुसुमही जंगल में स्थित बंद फैक्ट्री की यह पूरी घटना है। ग्राम प्रधान के भतीजे ने बंद फैक्ट्री में किया रेप और विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को पीटा है। मारपीट के साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी को आपको बता दें कि खोराबार के कुसुमही जंगल में स्थित बंद फैक्ट्री की घटना और इसी खबर पर आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। रामशंकर, क्या कुछ है पूरा मामला, क्या हम जानकारी है आपके पास मामले से जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये मंगलवार की रात को एक ग्राम प्रधान का भतीजा होता है जिसका नाम राजन राजभर होता है। जो घर वालों का आरोप है वो ऐसा है कि बाला फुसलाकर अपने 2 साथियों के साथ वो खोराबार के एक कुसमी जंगल में बंद पड़ी फैक्ट्री में पीड़िता को ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। साथ ही उसमें सहयोग उसके साथी भी करते हैं और लड़की के मना करने पर उसे मारता पीटता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। हालांकि जब लड़की की तबीयत बिगड़ती है तो लड़के रात में उसे छोड़ के भाग भी जाते हैं और सुबह जब वो होश में आती है तो वो किसी तरह अपने घर आती है और आप बीती अपने माँ को बताती है। माँ के सुनने के बाद जब माँ इस बात को सुनती है तो हालांकि वो थाने पहुंचती है पीड़िता को लेके और पीड़िता जब थाने जाती है तो उसकी हालत और बिगड़ जाती है। आनंद फानन में पुलिस उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराती है और वहाँ जो है उसका मेडिकल परीक्षण आदि की प्रक्रिया को किया जाता है। साथ ही साथ पुलिस जो है नामजद एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। और इस मामले में वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस जो है जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी चीजें निकल के सामने आएंगी उसी के अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, लेकिन किशोरी की स्थिति फिलहाल कैसी है, सबको लेकर कोई जानकारी है आपके पास रामशंकर? जी बिल्कुल, देखिए किशोरी जो है गोरखपुर के जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि किशोरी का जो है हालत अभी गड़बड़ है और इलाज जो है लगातार उसका चल रहा है। जी, और आवश्यकता पड़ी तो उसको डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामशंकर अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर गोरखपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और हालत बिगड़ने पर अस्पताल में एक किशोरी को भर्ती कराया गया। बंद फैक्ट्री में किशोरी से रेप हुआ है। ग्राम प्रधान के भतीजे ने बंद फैक्ट्री में किशोरी से रेप किया। फिलहाल जिसके बाद किशोरी की हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जमकर पीटा भी है। गोरखपुर से यह दिल दहला देने वाली खबर। मारपीट के साथ ही उसने जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर सीतापुर से मिल रही है। घर के अंदर सो रहे युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है। निर्मम हत्या से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। थाना रेउसा के खमरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीतापुर से बड़ी खबर, थाना रेउसा के खमरिया गांव का ये पूरा मामला। घर के अंदर सो रहे युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। तो निर्मम हत्या से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लोगों का जमावड़ा। हालांकि थाना रेउसा की ये घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो घर में सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है। किस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी जांच पड़ताल जारी है। तो युवक की गला काटकर हत्या की गई है। निर्मम हत्या से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस घटना के बाद से ग्रामीणों का जमावड़ा। अबरार अली संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अबरार, देखा जाए तो युवक को सोते समय धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। क्या वजह साफ होती नजर आ रही है? क्या वजह रही? अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार आज सीतापुर में 3 हत्याएं हुई हैं और यही मामला जो है सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र का है, जहां पर घर के बाहर ये युवक सो रहा था और उसकी धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी ये जो आरोपी हैं इनको नहीं पता चल पाया है। अज्ञात लोगों ने हत्या की है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीण पहुंचे हैं और वहां पर भारी भीड़ भी है। पुलिस फोर्स भी मौके पर है। बताया जा रहा है कि अभी छानबीन की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अभी दर्ज कर दिया गया है। जी, 3 हत्याएं, सनसनीखेज मामला। और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, क्या परिजनों को किसी पर शक है? इस आधार पर कोई पूछताछ निकलकर सामने आई? पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आ पाया? जांच कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल सही। परिजनों ने जो जिन पर शक जताई है उसके आधार पर उन्होंने एक तहरीर दी है थाने में। उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं कहीं आज सीतापुर की अगर बात की जाए तो 3 थाना क्षेत्रों में 3 हत्याएं तो मिले हैं। एक पहले सदरपुर थाना क्षेत्र हुआ, दूसरा जो है बिस्वा थाना क्षेत्र और तीसरे की है जो निर्मम हत्या की गई है वो थाना रेउसा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जिले में आज 3 हत्याएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है जो पुलिस जो एक सुलझाने में और लगी हुई है और पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और सीतापुर में 3 थाना क्षेत्रों में 3 घटनाएं, 3 को मौत के घाट उतार दिया गया और बेहद सनसनीखेज मामला यह सामने आ रहा है। रात में सोते वक्त, घर में सोते वक्त युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वजह फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक कुछ भी साफ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। थाना रेउसा के खमरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बसवा थाना क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना सामने आ रही है, जहां पर 3 थाना क्षेत्रों में 3 जगहों पर शव प्रशासनिक अमले ने बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो थाना रेउसा के खमरिया गांव का मामला, जहां पर घर में सो रहे युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। निर्मम हत्या से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है।
तो फिलहाल थाना रेउसा की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव, या सांप के काटने का हो, या नील गाय, या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। डूबने से अगर किसी की मौत हुई, वो भी आपदा प्रबंधन के दायरे में आ जाता है। और भी अन्य अनेक कदम उठाए गए, लेकिन हमारा मानना कि मुआवजा अंतिम विकल्प है। हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक साथ आकाशीय बिजली से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर के लगभग 120 से अधिक मौतें हुई थी एक ही दिन में। बिहार के अंदर सर्वाधिक 80 मौतें हुई थी और 40 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये इसी के लिए आज हर जनपद में लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आकाशीय बिजली से हम लोग पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को अवगत करा सकें या उसका सायरन बज सके, लोगों को बचा सकें। रेन गेज की स्थापना करने का कार्यक्रम, कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। और भी अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब 17 में आए थे, हमने एसडीआरएफ की 3 बटालियन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित की। एसडीआरएफ का आज अपना मुख्यालय है,
एसडीआरएफ के पास अपने इक्विपमेंट हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के 25 जनपदों में आपदा मित्र के रूप में इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं, जो आज यहां पर आकर के एसडीएमए के इस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो आपदा के समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या अन्य कार्यक्रमों, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के राहत कार्यों को, प्रबंधन के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से यह भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं। और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सकें। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज यहां पर हम सब इसीलिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर, ये लखनऊ में यह भवन स्थापित हो रहा है और लखनऊ में भी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। मैं यहां के लोकल विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को खास तौर पर मैं बधाई दूंगा कि यहां से पूरे प्रदेश की व्यवस्था का संचालन होगा। आपदा मित्र जो कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हमने यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10 जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान आपदा के समय उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर एक मामले में सहयोग करने की और डूबने में ही बचाव का काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, उसमें भी उनके द्वारा, या कहीं कोई भवन गिर गया उसमें भी वह सहयोग करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, हर प्रकार की आपदा में ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे उन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी सेवा को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वैसे ही आपदा मित्र भी इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां पर तमाम प्रकार की आपने कार्यक्रम देखे होंगे। हमने यहां पे पहले पुस्तिकाओं का विमोचन किया, राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जागरूकता कार्यक्रम हेतु, विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु शॉर्ट फिल्म भी आपने यहां पर देखी होगी, और साथ साथ रेडियो जिंगल्स
के माध्यम से भी आपने जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को यहां पर अपनी आंखों से राज्य प्राधिकरण भवन का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस बीच एनडीआरएफ के जवानों को सम्मानित भी किया और उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर एक बेहतर प्रयास है कि कैसे बचाव के जो रास्ते हैं उनको तलाशा जाए। गंभीर है सरकार और साथ ही उन्होंने कहा कि वन्य जीवों से अगर कोई प्रभावित होता है या किसी की मौत हो जाती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।